हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारे सारथी बैच का लेक्चर नंबर 21 है। जैसे कि आपको पता है, हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टार्ट किया हुआ है, जिसका हम टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं। आज डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 11 आपकी स्क्रीन पे है। अभी हमने लास्ट टाइम जो है बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए थे, और लास्ट टॉपिक जो हमारा गैस्ट्राइटिस था, जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, ये हमने किया था, जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस इसके रहते हैं। आज हम उन सबको डिस्कस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आया हुआ है। CNCI कोलकाता स्टाफ नर्स 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है जुलाई में। सेम वही जो हमने पीछे अभी टॉपिक किया था, वो भी कंप्लीट नहीं हुए थे लास्ट लेक्चर में, तो आज हम उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर को आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग एनास्टेमोसिस आर डन इन विपल प्रोसीजर एक्सेप्ट। अब देखो, विपल प्रोसीजर मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया था। विपल प्रोसीजर में बेसिकली हम क्या करते थे, पैनक्रियाज का हेड है ना, गॉल ब्लेडर, सिस्टिक डक्ट वगैरह, बाइल डक्ट वगैरह, और स्टमक का कुछ पार्ट, डुओडेनम, ये सब को हम रिमूव कर देते थे, कॉज कैंसर स्टेज होती थी। और उसके बाद हम एनास्टोमोसिस करते थे, जो रिमेनिंग पोर्शन बचता था एज पर सिचुएशन हम एनास्टोमोस करते थे। अब ये कह रहा है कि अब बताओ, इनमें से फॉलोइंग एनास्टोमोसिस जो है, जो डन करते हैं हम विपल प्रोसीजर में, एक को छोड़ के, मतलब बाकी सब एनास्टोमोसिस टेक्निक्स होंगी बट एक को छोड़ के। तो पहला देखो, हिपैटोजिज्नोस्टोमी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जिज्नोस्टोमी तो नहीं करते यार, जिज्नम कोई जिज्नम के साथ जोड़ना है ऐसा तो बिल्कुल नहीं करते। पैनक्रियाटोजिज्नोस्टोमी करते थे, गैस्ट्रोजिज्नोस्टोमी करते थे, तो ये तीनों हम करते थे, ये नहीं करते थे, तो क्वेश्चन हमको एक्सेप्ट ही पूछा गया है। तो बी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, एम्स जोधपुर ट्विटर जो नर्सिंग में आया हुआ है, अप्रैल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, नर्स परफॉर्म पोस्ट ऑपरेटिव केयर फॉर पेशेंट आफ्टर विपल प्रोसीजर। विपल प्रोसीजर के बाद नर्स जो है वो केयर प्रोवाइड कर रही है पेशेंट को फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर। तो किसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, पैनक्रियाटिक कैंसर का। द नर्स वुड बी मोस्ट कंसर्न इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व। तो अब इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी नर्स ऑब्जर्व करेगी जिससे वो एकदम कंसर्न हो जाएगी, सचेत हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, देयर इज क्लियर कलरलेस बाइल टिंक्ड ड्रेनेज फ्रॉम द एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब के थ्रू बाइल के टिंक्स आ रहे हैं, ठीक है, बाइल टिंक्ड आ रहे हैं, ड्रेनेज फ्रॉम एनजी ट्यूब, देयर इज ए क्लियर कलरलेस बाइल ट्यूब। तो ये इसका क्या है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नर्स इंस्टेड एयर, तो ये तो नहीं है। एनजी ट्यूब कनेक्टेड टू लोअर, तो ये भी नहीं है। पेशेंट इज लाइंग इन सेमी फॉलोअर पोजीशन, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एकदम से नर्स कंसर्न हो जाएगी, क्योंकि क्लियर कलरलेस बाइल टिंक्ड ड्रेनेज आ रही है आपकी एनजी ट्यूब से। ऐसा क्यों है, इसका आंसर ये देखो क्या है, द मोस्ट कॉमन the most common complication after a Whipple procedure is post operative leaking of pancreatic juice। तो क्या हो रहा है, पोस्ट ऑपरेशन के बाद पैनक्रियाटिक जूस लीक हो रहा है, क्योंकि देखो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कहाँ जाना चाहिए था, पैनक्रियाटिक का जूस डायरेक्टली ऐसे ड्यूडेनम में जाता था, अब ड्यूडेनम वगैरह हमने रिमूव कर दिया है, मतलब ये इंटेस्टाइन वाले रीजन में आना चाहिए। एनजी ट्यूब कहाँ तक जाती है, आपकी जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो स्टमक तक ही रहती है, स्टमक के बाद तो वो नहीं जाती। बट अगर स्टमक में आ रहा है तो इसका क्या रीजन है, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोसीजर इज पोस्ट ऑपरेटिव लीकेज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द साइट ऑफ इंसिजन और फ्रॉम द एनजी ट्यूब। तो साइट ऑफ इंसिजन से अगर निकलना स्टार्ट हो जाए, एनजी ट्यूब से निकलना स्टार्ट हो जाए, तो ये जो है दिक्कत वाली बात है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि नर्स कैसे कंसर्न होगी, तो नर्स installs air to open the drainage lumen of the NG tube नहीं आएगा, NG tube connect to lower section ये भी नहीं आएगा, patient is lying in a semi, तो ये भी नहीं आएगा, there is a clear colorless बाइल टिंग ड्रेनेज। बाइल टिंग मतलब बाइल भी इसमें प्रेजेंट है, कुछ बाइल के कुछ अवशेष इसमें, तो बाइल टिंग ड्रेनेज फ्रॉम द एनजी ट्यूब। तो एनजी ट्यूब से आए या इंसिजन साइट से ऐसी लीकेज हो, तो इसके लिए नर्स जो है कंसर्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये पूछा गया है, रॉक एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच मेडिकल डायग्नोसिस कैन अ नर्स एक्सपेक्ट व्हेन कलेक्टिंग अ हेल्थ हिस्ट्री फ्रॉम ए क्लाइंट। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सा मेडिकल डायग्नोसिस, विच मेडिकल डायग्नोसिस कैन ए नर्स एक्सपेक्ट, कौन सा मेडिकल डायग्नोसिस नर्स एक्सपेक्ट कर सकती है जब वो पेशेंट से हिस्ट्री ले रही थी, हेल्थ हिस्ट्री फ्रॉम ए क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर एन एंट्रेक्टमी।
अब एंट्रम एंट्रम को निकाल रहे हैं, एंट्रम को रिमूव कर रहे हैं, तो नर्स इनमें से कौन सा मेडिकल डायग्नोज कौन सा करेगी? क्या इसमें कैटरेक्ट आई का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्क्लेरा बोन का कोई लेना देना, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी ये भी नहीं है, तो गैस्ट्रिक अल्सर, तो गैस्ट्रिक अल्सर होगा तभी जाके तो नर्स इसमें क्या इंसेक्ट करेगी, तो क्योंकि गैस्ट्रिक में एंट्रम वाले रीजन में अल्सर है तो तभी तो उसको एंट्रिक्टोमी दी गई है। तो इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा क्या ही समझाऊं। एंट्रिक्टोमी क्या हो गया? डिस्टल गैस्ट्रिक्टोमी। डिस्टल गैस्ट्रिक्टोमी मतलब एंड पार्ट ऑफ, डिस्टल मतलब एंड पार्ट, तो डिस्टल मतलब एंड पार्ट ऑफ, मतलब एंट्रम वाले पार्ट को रिमूव करना है। इज अ प्रोसीजर इन विच द डिस्टल थर्ड ऑफ द स्टमक इज एक्सीड इन गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है, एक्साइड बाहर निकाल देंगे। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वेगोटोमी के ऊपर है। वेगोटोमी इज सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर, अब वेगोटोमी वेगस नर्व को हम सर्जिकली इंसीज करते हैं। किसके लिए ये ट्रीटमेंट है? क्या हम पेप्टिक अल्सर में यूज करते हैं, हेपेटाइटिस में यूज करते हैं, रिगर्जिटेशन हो रही है तब यूज कर रहे हैं, नर्व डिसऑर्डर। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट नर्व डिसऑर्डर को टिक करेंगे, बट बिल्कुल नहीं, पेप्टिक अल्सर में हम ये सब करते हैं। क्यों? क्योंकि पेप्टिक अल्सर में हमको HCl की सेक्रेशन को कम करना है। तो अब एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड में सारी चीजें ध्यान से देखो क्या है। वेगोटोमी इज अ सर्जिकल कटिंग ऑफ वेगस नर्व। वेगोटोमी में हम क्या करते हैं? सर्जिकल कटिंग करते हैं किसकी? वेगस नर्व की। यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, किसके लिए? पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए। तो देखो, सर्जिकल कटिंग ऑफ वेगस नर्व एलिमिनेट वेगल नर्व स्टिमुलेशन, तो ये एलिमिनेट कर देता है वेगल नर्व जो स्टिमुलेट करती थी उसको कम कर देता है। सो डिक्रीज पेरिस्टालसिस, तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रहा था हमारे एलिमेंट्री कैनाल में वो कम हो जाता है। एंड डाइजेस्टिव सेक्रेशन, फॉर एग्जांपल एसिड सेक्रेशन, ये भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कहाँ पे आया हुआ है? ये बीपीएससी गवर्नमेंट एम कोई कॉलेज है कानपुर हरियाणा में, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एन एंटासिड टू ए क्लाइंट विद पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब पेप्टिक अल्सर वाले डिजीज वाले पेशेंट में हम एंटासिड क्यों देते हैं? एंटासिड मतलब एसिड को कम करने वाले ड्रग्स क्यों देते हैं? क्या हमको क्या करना होता है? क्या हमको डिक्रीज करना होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन को, एसिड बनाना, HCl को कम करना होता है हमने इसकी प्रोडक्शन को, या न्यूट्रलाइजिंग द एसिड ऑफ स्टमक, तो या एसिड को न्यूट्रलाइज करना है? तो दोनों चीजें बिल्कुल सही है, इसीलिए हम करते हैं। तो बोथ एंड भी इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इंक्रीज पेप्सिन प्रोडक्शन, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे एम्स पटना 2020 में आया हुआ है। SSB DD और DNH 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो DSSB 2013 में। देखो 13 का क्वेश्चन 18 में, 13 का क्वेश्चन 20 में, क्लियर, 18 का 20 में, तो रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन, इसीलिए PYQ करवाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब ये कह रहा है इनमें से बताओ कौन सी ड्रग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। तो PPP प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पेनाप्राजोल पड़ा हुआ है, बहुत इजी है ये, ठीक है, इसमें ज्यादा क्या ही बोलूं। तो पेंटाप्राजोल जो है लिस्टेड ड्रग है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इज इट क्लियर? अब ध्यान से समझो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इज अ क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं किसको? HCl की प्रोडक्शन को कम करते हैं। क्लियर? तो देखो P प्रोडक्शन को कम करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की प्रोडक्शन बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, प्रोडक्शन बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। ड्रग फ्रॉम दिस क्लास आर यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, और ये वाली क्लास के ड्रग्स को हम यूज करते हैं किसमें? पेप्टिक अल्सर में। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जो GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज जो है जिसमें एसिड बाहर आता है, उसमें हम ट्रीट करते हैं। एंड जोलिंजर एलिजन सिंड्रोम ZES को हम ट्रीट करते हैं। अब इसमें और क्या क्या आ जाता है? ओमिप्राजोल आ जाता है, पेंटाप्राजोल आ जाता है, ठीक है, रेबिप्राजोल आ जाता है, ठीक है, इसमप्राजोल आ जाता है, और लेंसाप्राजोल आ जाता है। तो ये कुछ 3-4 ड्रग्स थे, इनके नाम थे, ये आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे वाली स्लाइड के एक्सप्लेनेशन से ही है, ये आपको होमवर्क दिया हुआ है, इसका आंसर आप जल्दी से करेंगे। लेंसप्राजोल इज नॉट यूज्ड इन विच फॉलोइंग, किसमें हम लेंसप्राजोल को यूज नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? बहुत इजी है, जल्दी से आंसर देना है इसका आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी अभी मैंने पीछे डिस्कस किया हुआ है। इग्नू पोस्ट BSc नर्सिंग 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सवाल क्या है? वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज एन एंटी एसिड। एंटी इनमें से कौन सी मेडिसिन है? अब देखो बहुत ईजी है यार, अभी बता दिया है, जल्दी से आंसर करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जिपमर 2013 में क्वेश्चन आया और ESIC 2016 में।
तो 13 का क्वेश्चन 16 में रिपीट हुआ है, बस बोर्ड बदला है, जिपमर में पूछा था और अभी ESIC ने पूछ लिया है। सबसे पहला सवाल क्या है इसमें, H2 ब्लॉकर। अब H2 ब्लॉकर ऑफ चॉइस, H2 ब्लॉकर ऑफ चॉइस इन लिवर डिजीज इज, लिवर डिजीज में H2 ब्लॉकर ऑफ चॉइस हम किसको यूज करते हैं, सेमिटिडीन को यूज करते हैं, रेंटिडीन को यूज करते हैं, फॉर्मिटिडीन को यूज करते हैं, या निजाटिडीन को यूज करते हैं। तो याद रखना निजाटिडीन को हम यूज करते हैं H2 ब्लॉकर। देखो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, H2 ब्लॉकर्स होते हैं, ये सब एंटी एसिड्स ही होते हैं। तो H3 ब्लॉकर को हम यूज करते हैं किसमें, H2 ब्लॉकर कौन सा, निजाटिडीन को हम यूज करते हैं लिवर डिजीज में। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, H2 ब्लॉकर H2 रिसेप्टर एंटागोनास्ट, मतलब इनके खिलाफ, H2 रिसेप्टर को H2 रिसेप्टर के खिलाफ होते हैं, मिमिक करते हैं। H2 ब्लॉकर क्या करते हैं, आर द ड्रग दैट आल्सो इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड, ये भी गैस्ट्रिक एसिड को इनहिबिट करते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, सेक्रीशन बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन, ये क्या करता है, बेसिकली हिस्टामिन के इफेक्ट को ही ब्लॉक कर देता है ऑन रिसेप्टर फाउंड ऑन पैराइटल सेल। पैराइटल सेल के ऊपर जो रिसेप्टर बने थे जिसकी वजह से HCl निकलता था, ये उसी को मिमिक करके उन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देता है ताकि प्रोडक्शन ही ना हो ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड की, तो एसिड कम निकलेगा। इट आल्सो यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर एंड GERD, ये भी यूज होता है पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए और GERD को प्रिवेंट करने के लिए, ये भी यूज होता है H2 ब्लॉकर। देयर इज अ रेयर इंस्टेंस ऑफ लिंक बिटवीन क्लिनिकली अपेरेंट एक्यूट लिवर इंजरी। अब इसका रेयरली इंसेंट है, कोई रेयरली इंसेंट लिंक बिटवीन क्लिनिकली अपेरेंट एक्यूट लिवर इंजरी एंड निजाटिडीन यूज। तो रेयरली हम ये भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमको पूछा गया था, देखो बाकी ज्यादा हम क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, निजाटिडीन को हम यूज करते हैं किसमें, लिवर डिजीज में। H2 ब्लॉकर ऑफ चॉइस जो है निजाटिडीन है, इनको छोड़ के। और अगर हम इंस्टेंस की बात करें तो रेयर इंस्टेंस है लिंक बिटवीन क्लिनिकली अपेरेंट एक्यूट लिवर इंजरी और निजाटिडीन का रेयरली हम यूज करते हैं, बट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटासिड ड्रग। नॉट पूछा, इनमें से कौन सा एंटासिड ड्रग नहीं है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या मैग्नीशियम सल्फेट है। तो याद रखना इसका आंसर हो जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है, मैग्नीशियम सल्फेट इनमें से एंटासिड नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट भी एंटासिड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी एंटासिड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एंटासिड है। इज इट क्लियर। तो देखो, एन एजेंट, वो एजेंट जो न्यूट्रलाइज करे एसिडिटी को ऑफ द स्टमक एंड डुडेनल कॉल्ड एंटासिड। जो भी एजेंट न्यूट्रलाइज करेगा एसिड के इफेक्ट को स्टमक में और डुडेनम में, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटासिड बोलेंगे। एग्जाम्पल आर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसको हम बोलते हैं, ये भी क्या करता है, ये भी न्यूट्रलाइज करेगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी न्यूट्रलाइज करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी न्यूट्रलाइज करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी हमको मैग्नीशियम सल्फेट देखने को नहीं मिलता है। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे है, डंपिंग सिंड्रोम इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब क्या होगा, देखो RUHS 2017 में, राग 2016 में, DSSS भी 2023 में क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो डंपिंग सिंड्रोम जो है वो किसका कॉम्प्लिकेशन है, डंपिंग सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन होता है, जल्दी से आंसर देंगे। तो याद रखना, क्या कोलिनेक्टोमी का होता है, क्या सब टोटल गैस्ट्रिक्टोमी का होता है, नेफ्रिक्टोमी का होता है, या हिस्टोरेक्टल, ये तो नहीं आएगा, डायरेक्टली सब टोटल। जैसे ही सब टोटल, जैसे हम स्टमक को ही रिमूव कर देंगे तो डंपिंग हो जाएगी, एकदम से कहो एकदम से खाली हो जाएगा, डंपिंग सिंड्रोम। क्लियर। अब देखो हुआ क्या, ध्यान से समझना है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड में। डंपिंग का मतलब हो गया रैपिड एम्पिटिंग, एकदम से खाली होना, इसी को डंपिंग कहते हैं। तो सिंड्रोम मींस रैपिड एम्पिटिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट into small intestine that occur after parietal gastric रिसेक्शन। तो पैराइटल गैस्ट्रिक रिसेक्शन जैसे हम करेंगे, सब टोटल गैस्ट्रिक्टोमी कर देंगे, स्टमक को ही रिमूव कर देंगे। तो टोटल गैस्ट्रिक्टोमी में देखो क्या हो रहा है, टोटल गैस्ट्रिक्टोमी में पूरा स्टमक रिमूव कर दिया, प्रोक्सिमल गैस्ट्रिक्टोमी में पहले वाला पार्ट रिमूव किया, सब टोटल गैस्ट्रिक्टोमी में बीच वाला ये पार्ट ही रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये पार्ट रिमूव कर दिया सब टोटल गैस्ट्रिक्टोमी में, तो इसमें डंपिंग सिंड्रोम होता है। इट्स सिम्टम एक्सपेक्टेड 30 मिनट आफ्टर ईटिंग लाइक स्वेटिंग। तो 30 मिनट के बाद अब क्या सिम्टम्स आते हैं, स्वेटिंग होती है, पाल्पेशन होती है, डायरिया होता है, वीकनेस होती है, फीलिंग ऑफ एब्डोमिनल फुलनेस, एब्डोमिन फुल हो जाता है, एंड
बोरबोरगेमी, अलग अलग सी आवाजें पेट में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये सब डंपिंग सिंड्रोम के क्या थे, सिम्टम्स थे, जो कब देखने को मिलते हैं, आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ ईटिंग। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कहाँ पे पूछा गया है, RUHS पोस्ट बीएससी नर्सिंग में पूछा गया है। उसके बाद नर्सिंग एंट्रेंस 2015 में आया हुआ है ये। तो क्वेश्चन क्या है, गैस्ट्रिक रिसेक्शन में रिजल्ट इन द फॉलोइंग। गैस्ट्रिक रिसेक्शन कब करते हैं हम, गैस्ट्रिक रिसेक्शन में रिजल्ट इन द फॉलोइंग में रिजल्ट, गैस्ट्रिक रिसेक्शन की वजह से क्या होता है। जब भी गैस्ट्रिक रिसेक्शन हम करते हैं इसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडिस होता है, बिल्कुल नहीं। डंपिंग सिंड्रोम होता है तो बिल्कुल होता है। इसोफेजियल वायरसिस होता है, नहीं होता है। थ्रोम्बोफ्लेबिट नहीं होता है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, डंपिंग सिंड्रोम इसका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, RUHS MSc नर्सिंग 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो सवाल क्या पूछ रहा है हमको, सवाल हमको कह रहा है कि पेशेंट विद डंपिंग सिंड्रोम, अगर पेशेंट को डंपिंग सिंड्रोम है, शुड गिव, उसको हमको क्या देना चाहिए खाने में, हाई प्रोटीन देना चाहिए, फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी चाहिए। लो प्रोटीन फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, प्रोटीन भी लो दे दोगे, फैट भी कम दे दोगे, लो कार्बोहाइड्रेट दिए तो बिल्कुल नहीं देंगे। नॉर्मल प्रोटीन देंगे, हाई फैट देंगे, कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे, लो प्रोटीन देंगे, लो फैट एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। देखो हाई कार्ब तो बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो डंपिंग, अब हम क्या करेंगे इसमें, हाई प्रोटीन देंगे, फैट भी हाई देंगे और कार्बोहाइड्रेट कम देते हैं इसमें। क्यों ऐसा करते हैं हम, क्योंकि देखो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ध्यान से समझना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो डाइट ऑफ पेशेंट विद डंपिंग सिंड्रोम शुड बी अवॉइड फ्लूइड विद मील। तो फ्लूइड्स नहीं लेने हैं मील के साथ, खाने के साथ में कोई भी फ्लूइड नहीं लेना है। अवॉइड साल्ट एंड मिल्क एंड गिव हाई प्रोटीन। तो साल्ट और मिल्क को अवॉइड करना है, हाई प्रोटीन देना है, हाई फैट देना है एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉर स्लो एम्पटिंग ऑफ स्टमक। क्योंकि एम्पटिंग जो स्टमक की है वो स्लो हो जाए, क्योंकि आपको पता है फैट सबसे ज्यादा स्टमक में रुकता है, प्रोटीन रुकता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम टाइम के लिए रुकता है। इससे लो कार्ब डाइट देंगे, हाई फैट देंगे, हाई प्रोटीन देंगे। तो देखो लिखा हुआ है फैट रिमेन इन द स्टमक लॉन्गर टाइम एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर द शॉर्टर टाइम। सबसे कम टाइम के लिए कार्बोहाइड्रेट रुकता है, फैट थोड़ी देर के लिए रुकता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या है, कहाँ पे पूछा गया, तो केरला PSC में पूछा गया है, स्टाफ नर्स मार्च 2023 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है अ पेशेंट आफ्टर गैस्ट्रिक्टोमी, पेशेंट की गैस्ट्रिक्टोमी हुई है, उसके बाद कंप्लेन्स ऑफ स्वेटिंग, स्वेटिंग की कंप्लेन करना है, वीकनेस की, पाल्पेशन की एंड डिजीनेस 15 से 30 मिनट आफ्टर ईटिंग। ये सिम्टम पढ़े थे पीछे अभी हमने। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट एडवाइस टू गिव। अब आप उसको एडवाइस क्या करोगे, ये डंपिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स है, ठीक है। अब हम क्या एडवाइस करेंगे, रिड्यूस फेट एंड प्रोटीन, तो बिल्कुल नहीं, फेट तो देना है, प्रोटीन देना है उसको। हैव 3 रेगुलर फुल मील, नहीं। डोंट टेक फ्लूइड विद मील बट 30 to 40 मिनट्स बिफोर और आफ्टर मील। तो मील के साथ में उसको बिल्कुल फ्लूइड नहीं लेना है, ना साथ में, ना ही 30 से 40 मिनट बाद। तो है उसके बाद 30 to 40 मिनट्स बिफोर और आफ्टर, 30 से 40 मिनट मतलब गैप होना चाहिए। खाना खाने के 30 मिनट पहले, 30 मिनट, खाना खाने के 30 मिनट पहले उसमें कोई फ्लूइड नहीं लेना है, और 30 मिनट के बाद, अगर फ्लूइड लेना है तो खाना खाने के 30 मिनट बाद, या खाना खाने के 30 से 45 मिनट पहले फ्लूइड ले सकता है, बीच में नहीं, ठीक है। ये भी नहीं आएगा, तो सी इसका आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, एम्स जोधपुर में क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल क्या पूछा गया है आपको, देखो कब आया था, तो 2018 में। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। कौन सा ऑर्गन GERD में इफेक्ट हुआ, तो गैस्ट्रोएसोफेजियल डिजीज में कौन सा ऑर्गन, कौन सा इफेक्ट होता है। तो क्या ड्यूडेनम इफेक्ट होगा, तो GERD में तो ड्यूडेनम इफेक्ट नहीं होता। GERD में होता है क्या, एसिड बार बार वापस आ रहा है ना, एसिडिटी हो रही है, एसिड आ रहा है आपके इसोफेगस में। तो इसोफेगस में आके वो किस पे इफेक्ट करेगा, तो ये इसोफेजियल स्फिंक्टर पे करता है, तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर पे इफेक्ट करता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको आंसर आ गया होगा। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है, a condition due to failure of lower esophageal sphincter, LES, lower esophageal sphincter का failure है to close completely close नहीं कर पाता है, in which acid from the stomach flow back into esophagus। तो acid जो है बार बार कहाँ आ रहा है, esophagus में आ रहा है। which cause heartburn, heartburn जलन की कंडीशन होती है, indigestion होती है, नॉन कार्डिक चेस्ट पेन, और हार्ट का कोई लेने देना नहीं है, बट यहाँ पे चेस्ट पेन होती है, जिसको हम नॉन कार्डिक चेस्ट पेन कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे जो है, क्या पूछा गया है, कहां पे पूछा गया है, तो रिम्स 2023 में क्वेश्चन है, और ESIC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है,
nurses instruction for a patient with gastroesophageal reflex should be। अब नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है पेशेंट को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स में, क्या इंस्ट्रक्ट करेगी? क्या रिड्यूस इनटेक ऑफ कैफिनेटेड बेवरेजेस, क्या कैफीन के बेवरेजेस को कम करना? बिल्कुल ये इंस्ट्रक्ट करेगी। ईट 3 लार्ज मील पर डे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ड्रिंक मिल्क एट बेड टाइम, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, बेड टाइम पे कोई मिल्क लेना है ऐसा कुछ नहीं होता। टेक एंटासिड इमीडिएटली आफ्टर ए मील, बिल्कुल नहीं। एंटासिड मैक्सिमम टाइम हम पहले लेते हैं, मील से पहले लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, रिड्यूस इनटेक ऑफ कैफिनेटेड बेवरेजेस, क्योंकि कैफीन जो है वो इंक्रीज करता है एचसीएल की प्रोडक्शन को। क्लियर? तो आंसर क्या है इसका? देखो, मैनेजमेंट ऑफ जीईआरडी इंक्लूड ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट, स्मॉल लेना है, कम लेना है, फ्रीक्वेंट लेना है, लो फैट एंड हाई फाइबर डाइट, फैट कम होना चाहिए, फाइबर्स हाई होने चाहिए, वेजिटेबल वेजीज सैलेड वगैरह ज्यादा लेने हैं। अवॉइड ईटिंग मील लेट इन द इवनिंग, इवनिंग में, लेट इवनिंग में मील नहीं लेनी है। एंड सेवरल आवर्स बिफोर लाइंग डाउन, और उसके बाद मतलब अब आपने खाना खाया और तुरंत सो गए, ये भी बिल्कुल नहीं करना है। एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड ऑफ 6 to 8 इंचेस, 15 से 20 सेंटीमीटर, थोड़ा सा बिल्कुल जब खाना खा के लेटे या कुछ भी है तो आपको बेड को थोड़ा सा एलिवेट रखना है, आगे की तरफ रखना है। अवॉइड फूड एंड बेवरेजेस दैट वॉर्स रिफ्लेक्स, तो आपने उन फूड्स को अवॉइड करना है जो रिफ्लेक्स को बढ़ाते हैं, जैसे आपका अल्कोहल हो गया, कैफीन हो गया, चॉकलेट हो गए, स्मोक जो करते हैं उनमें ज्यादा ये जीआरडी देखा जाता है, फैटी जो ज्यादा खाते हैं, स्पाइसी फूड जो लेते हैं। ठीक है, पेशेंट शुड सिट अपराइट वाइल ईटिंग, और खाना खाते टाइम भी आपको सीधा बैठना है, अपराइट कंडीशन में बैठना है, रादर देन रिक्लाइन, लेटे हुए ऐसे उलझे हुए पड़े हैं तो वैसे वो तो ज्यादा दिक्कत कॉज करेगा। क्लियर? many patients benefit from antacid take 1 hour before और 3 आवर। अब 1 घंटे पहले अगर आप खाने से एंटासिड ले रहे हो तो इफेक्ट करेगा, या खाना खाने के 3 घंटे बाद आपको एंटासिड लेना है, आफ्टर मील एंड एट बेड टाइम, तो वो रिलीफ देता है। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका है, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये आपका था, अच्छा, रिड्यूस इनटेक ऑफ कैफीन बेवरेजेस। क्लियर, ये हो गया आपका, कब था? ईएसआईसी में। अगला सवाल आपका कहाँ पे आया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है जीएमसी बारामूला में, क्वेश्चन आया हुआ है जेएनके में 2023 में। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद जीईआरडी, जीईआरडी के पेशेंट में नर्स क्या ऐसा कर रही है जो बहुत बेनिफिट देगा, या व्हाट इज द कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन, ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है जो सबसे कॉमन है जीआरडी के पेशेंट पे? एनकरेज द पेशेंट टू लाई फ्लैट आफ्टर मील, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना, तो क्राइम हो जाएगा नर्स के लिए। क्लियर? ले डाउन करेगा उसको, तो पहले ही जीआरडी की कंडीशन है। एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का कोई लेना देना नहीं, एंटी एसिड होता तो फिर भी बात बनती। एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड ड्यूरिंग स्लीप, बिल्कुल हेड को थोड़ा सा, बेड के हेड को एलिवेट रखना है, ताकि जो वो एसिड होगा वो स्टमक में ही रहे, वो बैक फ्लो उसका ना हो। ठीक है। रिसेक्टिंग डाइटरी फाइबर इंटेक, नहीं बिल्कुल नहीं करना है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। रिस्ट्रिक्टिंग डाइटरी फाइबर्स, फाइबर्स को ही तो इंक्रीज करना था, तो ये भी नहीं आएगा, सी इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल आपका D++B पे आया हुआ है। D++B जो क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। क्वेश्चन क्या है? A client with GERD की कंडीशन है क्लाइंट में, complains about having difficulty sleeping at night, तो GERD की कंडीशन है, डिफिकल्टी हो रही है उसको सोने में। What should the nurse instruct the client to do? अब इन ऑप्शंस में से आपने बोलना है कि नर्स उसको क्या इंस्ट्रक्ट करेगी करने में, मतलब पेशेंट को जीआरडी की कंडीशन है और उसको सोने में दिक्कत आ रही है, स्लीपिंग में दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, तो उसको एसिड आ रहा है बार बार, तो नींद करने में आप भी कभी अगर कुछ ज्यादा खा लोगे, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको हुई होगी, तो आपको जरूर ये फील हुआ होगा कि बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, अलग सी फीलिंग होती है। तो नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, क्या इंस्ट्रक्ट करेगी क्लाइंट को कि क्या करना चाहिए आपको? स्लीप ऑन सेवरल पिलो, ओ बहुत सारे पिलो रखो फिर सो, ये तो बिल्कुल नहीं देहाती, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है, देहाती आइडिया ही है। एलिमिनेट कार्बोनेटेड फूड डाइट, सजेस्ट ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। टेक एंटासिड, तो यार हम दवाई देते हैं, ठीक है, मेडिकल फील्ड तो हमारा काम है, एंटासिड दे दो, बात खत्म। एंटासिड दो फिर ही बात बने, और एंटासिड कब देना? खाना खाने से 1 घंटे पहले, या तो खाना खाने के 3 घंटे के बाद। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है? ये कहाँ पे आया हुआ है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है रॉक एमएससी नर्सिंग में आया हुआ है, एंट्रेंस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद जीईआरडी, क्लाइंट को डायग्नोज किया, उसको जीईआरडी कंडीशन थी, इज एट
ग्रेटर रिस्क फॉर विच डिजीज। अब इसमें कौन सी डिजीज की दिक्कत हो सकती है? हेलिटोसिस, ये क्या बोलते हैं, गंदी स्मेल है, ऐसा कुछ नहीं है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी नहीं है। इसोफेजियल कैंसर हो सकता है, ठीक है, बहुत इसोफेगस का कैंसर हो सकता है। इसलिए इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर कैंसर हो जाएगा, फिर और ज्यादा वर्स कंडीशन हो जाएगी। स्टार्ट कैसे है, जीआई सिस्टम की प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हो रही है? आपको मैं सीधा बताऊं, जीआई सिस्टम, अगर आपको एसिडिटी हो रही है, कुछ भी खा रहे हो एसिडिटी हो रही है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत देर तक रहनी है तो लोअर जीआई सिस्टम में आपको दिक्कत होगी, ह्यूमराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आपको फिशर की प्रॉब्लम हो सकती है, फिस्टुला की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोअर जीआई में। अगर आपको खाना खाने के बाद अगर आप वॉमिट, एकदम प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो सकती है, वो भी दिक्कत कर सकता है। उसके बाद बर्निंग सेंसेशन, पेट में दर्द होना, तो जीआई सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में तो हमको नॉर्मल सिम्टम्स मिलते हैं, एसिडिटी वगैरह, अगर हम इनको ट्रीट नहीं करते, लाइटली लेते हैं, तो ये आगे जाके वर्स कंडीशन बन जाती है। इसलिए जीआई सिस्टम को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। जब भी आप कभी फीसिस आउट करते हो, पेशेंट को हमेशा रिकमेंड करते हैं कि फीसिस को देखा करो, फीसिस किस कलर का आ रहा है, क्या सही कलर आ रहा है या नहीं आ रहा है, फीसिस सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें जीआई सिस्टम में आपको देखने को मिलती है, और बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जीआई सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इज इट क्लियर? अब देखो, इसमें बैरेट इसोफेगस, अगर हम इसको जीआरडी को ट्रीट नहीं करेंगे ना, तो बैरेट इसोफेगस वाली कंडीशन बन जाएगी, मतलब कैंसर स्टेज आ जाएगी इसोफेगस में। क्या है वो समझो। बैरेट इसोफेगस इज द पैथोलॉजिकल चेंज यूजुअली अकर आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ जीआरडी। अगर जीआरडी को हम ट्रीट नहीं करेंगे तो इसोफेगस क्या बन जाएगा? बैरेट इसोफेगस बन जाएगा। क्लियर? ड्यू टू क्रॉनिक एक्सपोजर ऑफ इसोफेगस टू गैस्ट्रिक एसिड। क्यों ऐसा हो रहा है? स्टमक में क्यों नहीं हो रहा है? स्टमक में भी तो एसिड पड़ा हुआ है। देखो, स्टमक के अंदर जो एसिड पड़ा हुआ है ना, तो सेकेंड स्टमक के अंदर म्यूकस है, ठीक है, म्यूकस आ रहा है, ठीक है, तो जो आपकी इनर लेयर है, जो म्यूकोसल लेयर है, उसमें म्यूकस जो है वो लेमिनेट कर देता है स्टमक को पूरा। लेकिन इसोफेगस के पास कोई म्यूकोसल लेयर में कोई म्यूकस नहीं है जो लेमिनेट करके रखेगा एसिड से। तो जैसे ही ये एसिड जो है, जैसे ही ये एसिड ऊपर आएगा, तो ये क्या कर देगा? इन वॉल्स को डैमेज करेगा, वहां पे कैंसरस फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? इसी को हम बैरेट इसोफेगस बोलते हैं। तो होता क्या है, जीआरडी ड्यू टू क्रॉनिक एक्सपोजर ऑफ इसोफेगस टू गैस्ट्रिक एसिड, क्रॉनिक बहुत देर से। क्लियर? तो एक्सपोजर हो रहा है गैस्ट्रिक एसिड का, विच सम टाइम कन्वर्ट इनटू इसोफेगस कैंसर। तो अगर ट्रीट नहीं करोगे, देखो कैंसर हो जाएगा, इसोफेगस कैंसर। तो क्या है बैरेट इसोफेगस? बैरेट इसोफेगस इज ए कंडीशन where the normal flat pink line of the esophagus, normally flat pink line esophagus की, the tube connecting your mouth to the stomach, माउथ से स्टमक, देखो माउथ से अगर हम माउथ से बात करें, तो माउथ से ये आगे स्टमक जुड़ा हुआ है ना, ये स्टमक जुड़ा हुआ है, तो जो ये पाइप है पूरी, ये क्या, यही तो इसोफेगस है। तो इसोफेगस के अंदर जो फ्लैट पिंक कलर की लाइन थी वो खराब हो जाएगी, इज रिप्लेस्ड बाय ए थिक रेड लाइन। तो ये मोटी भी हो जाएगी और रेड भी हो जाएगी, ठीक है, थिक एंड रेड लाइन हो जाएगी। इज इट क्लियर? दिस चेंज अकर व्हेन द लाइनिंग इज डैमेज्ड बाय क्रॉनिक एसिड रिफ्लेक्स। और ये कब होगा? जब एसिड बार बार आके, क्रॉनिकली बहुत देर से आके इसकी वॉल्स को हिट करेगा, उसकी वजह से एसिड रिफ्लेक्स होगा, उसकी वजह से जो है ये जो फ्लैट पिंक लाइनिंग थी ये थिक, मोटी और रेड लाइन बन जाएगी। तो ये कंडीशन क्या है? This change occur when the lining is damaged by chronic acid reflux, often form gastroesophageal reflux disease। किसकी वजह से? जीआरडी की वजह से क्या हो सकता है? बैरेट इसोफेगस, जिसको कैंसरस बोलते हैं, इसोफेगस का कैंसर बोलते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहाँ पे आया हुआ है ये? तो एम्स रायपुर में क्वेश्चन पूछा गया है, स्टाफ नर्स 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया है, ड्रग्स दैट कॉज एक्सपल्जन ऑफ गैस फ्रॉम द इंटेस्टाइन ट्रैक इज कॉल्ड। अब वो ड्रग्स जो एक्सपल्जन, गैस को बाहर निकलवाते हैं इंटेस्टाइन से, उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखना, कार्बोनेटिव्स बोलते हैं इनको, ठीक है, कार्बोनेटिव्स इनको हम बोलते हैं जो गैस को बाहर निकलवाते हैं। क्लियर? यहाँ तो हो गया। देखो, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आज एक्चुअल में ये टॉपिक हमने पीछे कवर कर दिया होता, बट कुछ क्वेश्चंस रह गए थे और लेक्चर की ड्यूरेशन भी काफी हो गई थी। होता क्या है यार, बेसिकली लेक्चर हम बड़ा भी बना सकते हैं, अपलोड में बहुत प्रॉब्लम आती है।
एडिट में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये जो स्क्रीन है यहाँ पे जोड़ना, इसको सब चीज़ें मैनेज करना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो एडिटिंग ऐप्स हैं वहाँ से बाहर निकालनी वीडियो, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। आपको जो लगता है ना कि ये जो 1 घंटे का या 40 मिनट या 60 मिनट का जो वीडियो आपको मिलता है, इसके पीछे कितनी मेहनत होती है, स्लाइड्स बनने में, सब चीज़ों को अरेंज करने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। क्लियर? उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, शूट करने में लगभग 1 आवर लग जाता है, 1 घंटा शूट करने में लग जाता है। उसके बाद इसको एडिट करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग 30 से 40 मिनट लगते हैं। फिर उसके बाद एडिट से जब ये बाहर आती है, एडिटिंग ऐप से जब हम इसको बाहर निकालते हैं, उसमें भी 40 टू 50 मिनट्स लग जाते हैं। उसके बाद जब हम इसको अपलोड करते हैं, उसमें भी 30 टू 40 मिनट्स लग जाते हैं। क्लियर? तो कितना टाइम हो गया? 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, लगभग 5, लगभग 6 से 7 घंटे की मेहनत होती है, जो आपको ये 1 घंटे का लेक्चर मिलता है। क्लियर? और कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं रेगुलर करो, तो रेगुलरली इतना टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अल्टरनेट डेज में अब हमने स्टार्ट किया है। अब आपको लेक्चर जो मिल रहे हैं, मंडे मिल रहा है, वेडनेसडे मिल रहा है और फ्राइडे मिल रहा है। तो ये 3 दिन अब हफ्ते में, पहले तो 2 ही दिन मिलता था, ट्यूसडे और फ्राइडे मिलता था। अब हमने इसको 3 दिन पे कर दिया है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, कि 3 दिन करो। कॉज ऑफलाइन बैचेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे चल रही होती हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है। बट पीआर है तो सारथी बैच का जो प्रॉमिस हुआ है वो कंप्लीट होगा ही होगा, आप टेंशन नहीं लो। मैंने लास्ट लेक्चर्स में बता भी दिया है कि क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से अब हम कर रहे हैं। जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होगा, वापस से ओबीजी के कुछ लेक्चर, फिर हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट बात जो है, जो भी मैंने अभी पढ़ाया, इस सारे को आपने रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है पेज, याद रखना। देखो, मदर जो है वो कुछ भी करके रात को लेट भी अगर सो रहे हैं, तब भी सुबह उठ के पूरे घर को मैनेज कर रहे हैं, आपकी एक एक चीज को मैनेज कर रहे हैं, आपकी हेल्पिंग हैंड है मदर। अगर इमेजिन करोगे कि मदर अगर साथ में नहीं है, तो आप कितना ही पढ़ पाओगे। तो माँ थक जाती है क्या? माँ थक जाती है, लेकिन बोलती नहीं है, ठीक है, कभी नहीं बोलती है। तो अब आपकी बारी है, अब मेरी बारी है कि मैं अपनी मदर के लिए, जो जो मेरी मदर ने इतने सेक्रीफाइसेस मेरे लिए किए हैं, तो मैं उस मदर को पे ऑफ करूं। मैं अपनी मदर को हर एक कंफर्ट प्रोवाइड करूं। वो कंफर्ट कैसे आएगा? वो कंफर्ट जो है मेरी सिलेक्शन से आएगा, मेरी जॉब से आएगा, तभी जाके मेरी फैमिली जो है, उनका सफ़र जो है वो कम होगा। तो कमेंट करो, माँ के लिए कमेंट करो कि ये जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, उनके एम्पावरमेंट के लिए कर रहे हो, उनका हर एक सपना पूरा करने के लिए कर रहे हो। देखो, मैं एक चीज़ आपको सिंपल सी एक चीज़ बताऊँ। लास्ट टाइम मुझे एक स्टूडेंट कह रहा था कि मोटिवेशन नहीं आ रहा पढ़ने के लिए, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैंने उसको सिर्फ इतनी सी चीज़ कही थी कि खुदा ना खास्ता गलती कुछ भी अगर ऐसा ना हो कभी किसी के साथ, अगर गलती से कोई हेल्थ ट्रॉमा, कोई हेल्थ ऐसा हैजर्ड आपके घर में हो जाता है, तो क्या आप अपने फैमिली को कैपेबल हो ठीक करवाने के लिए? आपको मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊं, आपको पता है, अगर आपकी एम्स में जॉब लगती है, आपका और आपकी फैमिली का सारा मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो एम्स देखता है। अगर आप रेलवे में, अभी लास्ट टाइम एक न्यूज़ आई थी, लास्ट ईयर आरआरबी में एक डिपार्टमेंट में एक पर्सन था, उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और लगभग 1 करोड़ का खर्चा आया था। वो पूरा खर्चा रेलवे ने उठाया है। क्लियर? तो जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, ये लेनी तो मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। बट इसमें जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं, इसमें जो आपको फैसिलिटीज मिलती हैं, वो आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगी। तो अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ये जो आप कर रहे हो, ये जो तपस्या आप कर रहे हो, ये जो तप आप कर रहे हो, इसका ज़रूर आपको पे ऑफ मिलेगा। ठीक है? तो देखो, लास्ट पे फिर से वही टेलीग्राम, व्हाट्सएप और साथ में आपका इंस्टाग्राम, तीनों कम्युनिटी में जुड़ो। इंस्टा में रील्स, नोट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे क्वेश्चंस भर भर के आ रहे हैं, पीपीटीज कभी कभी हम डाल देते हैं। तो इन तीनों प्लेटफॉर्म पे आपको जुड़ना है। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, कंटेंट अच्छा लग रहा है ज़रूर लाइक करो, कमेंट ज़रूर किया करो और हाइप भी किया करो वीडियो को। कॉज अगर आप एक हाइप आप करते हो, तो समझो ये 2 स्टूडेंट्स तक पहुंच गई। शेयर से तो पहुंचती ही है, शेयर से आप खुद से शेयर कर रहे हो स्टूडेंट को, बट हाइप जैसे ही आप वीडियो को करते हो ना, तो हाइप से क्या होता है, यूट्यूब डायरेक्टली इस वीडियो को पुश करता है, डायरेक्टली और ज्यादा नर्सिंग स्टूडेंट तक भेजता है। तो हाइप जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कमेंट अपने जरूर करो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, किस जॉब की तैयारी कर रहे हो, आई वांट टू बिकम, ये वो सारी चीजें। यार, जो जो आपकी फीलिंग्स होती है ना, वो कमेंट में बताया करो। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, पर्सनली जो बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, वो टीम मुझे टैग करती है कि सर, ये स्टूडेंट देखो कितना डेडिकेटेड है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो रेगुलरली कमेंट करते हैं। अब जो स्टूडेंट, अब कुछ है कि हेजिटेट करते हैं कमेंट करने में, क्लासेस में भी मैं देखता हूँ कुछ बात नहीं करते, बट सेलेक्ट भी बाद में हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है आपके लिए। कॉज आप ऐसी फैसिलिटी में जा रहे हो ना, जहां पे आपको कम्युनिकेट करना है। आपको पता है, कई बार ऐसा हुआ है, मैं आपको अपनी एक सिंपल सी एक बात बताऊं। एक शिफ्ट में, एक ड्यूटी में हुआ क्या था,
एक पेशेंट था, उसे कैनुला लगा हुआ था, उसको सफ्रॉक्सिम का इंजेक्शन लगता था। वो कैनुला में इंजेक्शन लगाने में काफ़ी हेजिटेट करते थे, बूढ़े थे, थोड़े से बुजुर्ग थे वो अंकल, तो वो हेजिटेट करते थे। तो मैं एक बार उनके पास गया और मैंने उनसे ना एक बड़े आराम से बात की, मैं चाचू हुआ क्या आपको, आप क्यों नहीं करने देते? तो कहते मुझे बहुत दर्द होती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है मुझे और ये स्टूडेंट लाइफ में कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू इंजेक्शन लगवाते हैं, तो स्टूडेंट जब इंजेक्शन कर रहे हैं तो उनको साइकोलॉजिकल, बेशक वो स्टूडेंट ढंग से ही कर रहा होगा बट उसे लग रहा है कि स्टूडेंट है, ये खराब कर देगा ये सब। तो उनके साथ मैंने बात की, मैंने उनको बोला ठीक है मैं लगाया करूंगा, ये कैनुला में नहीं लगाया करेंगे, इसमें पेन होता है। थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस में लिया, मैंने डायरेक्टली उनको वेन में लगाया, ठीक है। अब उनके 2-3 इंजेक्शन रह गए थे, बाकी तो हमने जैसे जैसे कई बार तो वॉशरूम में छुप जाते थे, निकलते नहीं थे। आपको मैं बताऊं, उनके साथ मैंने ढंग से बस बात की और मैंने उनको जब वेन में एसेफ्रॉक्सिम लगाया, उनसे अच्छे से बात करते गया, इंजेक्शन करते टाइम भी बात करते गया, अच्छा ट्रीटमेंट दिया। और जब मैंने उसका उनको इंजेक्शन करना खत्म किया, उनकी एक स्टेटमेंट थी, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे, नेक्स्ट डे वो अपने मेडिसिन छुपा के रखते थे और वेट करते थे कब वो आएगा और कब मुझे वो इंजेक्ट करेगा। और जिस दिन उनका डिस्चार्ज हुआ था, उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी थी, बहुत ब्लेसिंग्स दी थी उन्होंने। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप ऐसी फैसिलिटी में हो जहाँ पे आपको चीज़ें बाहर निकलनी है, तो कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।